आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के इस वेबिनार सीरीज में। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन जो है 1932 में फाउंड की गई थी डॉक्टर युद्धवीर सिंह सर द्वारा। और तभी से लगातार 1932 से दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन होम्योपैथी के फील्ड में अपना योगदान करती आई है। कोविड के दौरान वेबिनार्स की स्टार्टिंग हुई और अभी भी वेबिनार्स के हम लोग कंटिन्यूएशन में रखे हुए हैं। इसी दौर में हम लोग एक फिजिकल सीएमई भी करते हैं जो महीने के लास्ट संडे को होती है। तो सभी लोगों का स्वागत है दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन में। साइंटिफिक सेशन शुरू करने से पहले मैं आग्रह करता हूँ हमारी प्रेसिडेंट मैम डॉक्टर श्वेता सिंह से कि वो सभी का वेलकम करें और हमें आगे का कार्यक्रम प्रोसीड करने के लिए अनुमति दें। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्वेता सिंह मैम। Thank you, sir. Thank you for this beautiful introduction of DHMA, and I I welcome Dr. Ritu for being there with us as a uh, guest lecturer in this session, and the topic is really interesting, and I'm looking forward to a great presentation from Dr. Ritu. So welcome, Dr. Ritu, to this to our platform of DHMA for the first time, and please proceed, Dr. Deepak. Yeah, thank you so much, Dr. Shweta. I Welcome. will try to present as well as possible. Yeah. थैंक यू डॉक्टर श्वेता मैम। आप सभी लोगों को बता दूं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम और माल एब्जॉर्प्शन एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु गोंटिया, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में वैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा से। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की इस वेबिनार सीरीज में। और हम चाहते हैं कि आप बिना किसी देरी के हम लोग अपना एक साइंटिफिक सेशन शुरू करें और आपसे जाने कि माल एब्जॉर्प्शन क्या होता है और हम लोग उसको होम्योपैथी के लिए कैसे मैनेज कर सकते हैं। जी, थैंक यू थैंक डॉक्टर दीपक। जैसे कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक्स देख रही हूँ पास्ट 10 ईयर्स से, तो टॉपिक ये पेडियाट्रिक का है एज वेल एज एडल्टहुड में भी हमें ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो आई ट्राई टू कंबाइन बोथ द एस्पेक्ट्स। तो फर्स्टली हम ये देखेंगे। मैम अपनी जो स्लाइड्स हैं उसको फुल स्क्रीन कर लीजिए बस। जी, फुल स्क्रीन ही है सर मेरी तरफ से। यहाँ पे मैम अभी फुल स्क्रीन नहीं है। F5 प्रेस कर लीजिए। F5 कह रहे हैं आप? जी। आपके यहाँ पे फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं मैम? हाँ जी सर। सर आई थिंक ठीक। पहले एनेबल एडिटिंग को क्लिक करना होगा। हाँ मैम, जो ऊपर एक येलो पट्टी पे इनेबल एडिटिंग आ रहा होगा। सर इज इट ओके नाउ? मैम आप फुल स्क्रीन F5 कर लीजिए। हाँ जी। F5 प्रेस करिए आप। F5 पे तो कोई चेंज नहीं आ रहा। मैं स्लाइड फुल स्क्रीन पे हाँ जी, यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जी Yes. ठीक है मैम। तो पहले हम कुछ फूड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सेंचुरी से जानते हैं कि फूड कितना इम्पोर्टेंट रहा है ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और सबके लिए। इन द केसेस ऑफ हेल्थ एज वेल एज इन द केसेस ऑफ डिजीज इट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। और ये माना गया है कि वो इंडिविजुअल हु ईट्स प्रॉपरली इज वेरी लेस ससेप्टेबल टू फॉल इल और टू सफर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ डिजीजेस। तो बचपन से ही हमें खाने के ऊपर काफी जोर दिया जाता है। हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, इन सबको फोकस किया जाता है कि हमारा इम्यूनिटी अच्छा बना रहे। और पर हम जब भी किसी हेल्दी मील को लेते हैं वी एक्सपेक्ट कि हमारा बॉडी उस फूड का न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाए। तो फूड जब भी हम लेते हैं वो कुछ स्टेप्स के थ्रू पास होता है। पहला स्टेप रहता है इंजेशन, जिसमें कि हम फूड का इंटेक करते हैं और बेसिकली वो हमारे टीथ और बकल कैविटी में कुछ फाइन पार्टिकल्स
बन के नीचे हमारे ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है डाइजेशन का, जहाँ पे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड हैं वो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। डाइजेशन के बाद प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन का, जो आज का हमारा डिस्कशन इससे रिलेटेड है। तो इस प्रोसेस में जो डाइजेस्टेड फूड है वो इंटेस्टाइन के थ्रू पास होता है और उनका जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसका नाम एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो ये एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स रहा वो हमारी बॉडी उसको कन्वर्ट करती है एनर्जी के लिए, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है दैट आवर बॉडी क्लीन्स इट बाय द प्रोसेस ऑफ इजेक्शन। तो ये 4-5 प्रोसेस हैं जिनके थ्रू फूड एक हमारे इंटेक से आउटपुट तक पूरा स्टेप्स है। माल एब्जॉर्प्शन की जब हम बात करेंगे तो माल एब्जॉर्प्शन एक सिंगल टर्म नहीं है, इट इज अ सिंड्रोम जहां कई सारे डिसऑर्डर्स मिले रहते हैं। ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन की डिस्टर्ब फंक्शनिंग के कारण होता है, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन इज नॉट एबल टू एब्जॉर्ब इनफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं उसका क्वांटिटी इज अप्रोप्रिएट, उस फूड का न्यूट्रिएंट वैल्यू इज आल्सो गुड, बट हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। ये न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं हमारे, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि विटामिन और मिनरल्स। तो माल एब्जॉर्प्शन पे हमारी बॉडी इन न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाती है। जब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है सफिशिएंटली तो वहां पे एसिमिलेशन भी उतना प्रॉपर नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन का मैंने आपको अभी बताया स्लाइड में कि फूड से न्यूट्रिएंट ब्लड में लेना इज एब्जॉर्प्शन, और फिर ब्लड से जो उसका टारगेटेड ऑर्गन है जहां से वो एनर्जी जनरेट कर पाएगा वो एसिमिलेशन है। तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एसिमिलेशन का प्रोसेस लिवर में होता है। तो माल एब्जॉर्प्शन एक डायग्नोसिस नहीं बन पाता है, बेसिकली ये कंडीशन है जो हमारा पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है और इसका बहुत ज्यादा इटियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाता है। ये चाइल्डहुड की कई डिजीजेस का एक पार्ट होता है या कई डिजीजेस हैं जिनके बाकी सिम्टम्स के साथ माल एब्जॉर्प्शन भी एक सिम्टम्स पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ माल एब्जॉर्प्शन आर इनहेरिटेड। स्मॉल इंटेस्टाइन का डिजीज है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अलग अलग एरिया में एब्जॉर्प्शन होता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का हमारे, जैसे कि ड्यूडेनम और जेजुनम में एब्जॉर्प्शन होता है आयरन का, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, फोलिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड अमाइनो एसिड। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स रहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो ड्यूडेनम और जेजुनम में एब्जॉर्ब होते हैं। इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है बाइल सॉल्ट्स का, बिलिरुबिन, विटामिन B12 और फैट का। तो ये अलग अलग सेंटर्स हैं एब्जॉर्प्शन के। अब टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन को हमने क्लासिफाई करा गया है 2 कैटेगरी में, एक कंजेनाइटल और एक अक्वायर्ड। कंजेनाइटल माल एब्जॉर्प्शन के कॉजेज ही कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स के कारण होते हैं। बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द कंजेनाइटल डिसऑर्डर है वो कहीं ना कहीं जो हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसको अफेक्ट करती है या एंजाइम्स का जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है उसको अफेक्ट करती है। कई कंजेनाइटल रीजन है जिसके कारण माल एब्जॉर्प्शन होता है, उनके सिम्टम फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में ही दिखने लगते हैं और दे आर वेरी सीरियस एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। तो यूजुअल प्रेजेंटेशन इन कंजेनाइटल कॉजेज का रहता है डायरिया जो सिंस बर्थ है और उसके साथ वो और सिवियरिटी में बढ़ता जाता है। और कई इलनेसेस है जहां हमें दिखने मिलता है कंजेनाइटल कॉजेज जिसके कारण हमें माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, जैसे कि कंजेनाइटल माइक्रोवेलस इंक्लूजन डिजीजेस, टाफ्टिंग एंटेरोपैथी, ग्लूकोज गैलेक्टोज ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट, कंजेनाइटल क्लोराइड डायरिया जहाँ पे क्लोराइड बहुत ज्यादा एक्सक्रीट होता है, कंजेनाइटल बाइल एसिड माल एब्जॉर्प्शन, ये बाइल एसिड के डिसफंक्शनिंग के कारण होता है, कंजेनाइटल एंटेरोकाइनेज डेफिशिएंसी जहाँ पे ये एंजाइम
रहती ही नहीं है थ्रू बर्थ बच्चे की बॉडी में। बिलियरी एट्रिसिया हो जाता है अगर किसी भी रीजन से बाइल डक्ट नहीं डेवलप हो पाई है और उससे बाइल लिवर तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। और शॉर्ट बॉवल सिंड्रोम, तो कुछ लोग होते दे आर बोर्न विद अ स्मॉल और शॉर्टनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे इंटेस्टाइन छोटा रहता है तो उसका एब्जॉर्प्शन का एरिया भी छोटा हो जाता है, बट दिस कैन बी करेक्टेड सर्जिकली। और कई डिजीजेस रहते हैं जहाँ पे हमने कोई भी न्यू फूड का इंट्रोडक्शन करा है, बच्चे को इंट्रोड्यूस करा है, उसके बाद इन डिजीज के सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे कि अगर हमने ग्लूटेन इंट्रोड्यूस करा है और जो पेशेंट है उसे ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी है, तो हमें इमीडिएट सिम्टम्स मिलने लगेंगे। सुक्रोज अगर हमने इंट्रोड्यूस करा है तो कंजेनाइटल सुक्रेज आइसोमाल्टेज डेफिशिएंसी वाला जो पेशेंट रहेगा उसे इमीडिएट सिम्टम मिलने लगेंगे। और लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट है, अगर उन्हें हमने लैक्टोज इंट्रोड्यूस करा जहाँ पे लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है, वहां भी हमें इमीडिएट सिम्टम्स मिलेंगे। अक्वायर्ड कॉजेज काफी सारे हैं। अगर हमारे इंटेस्टाइन को किसी भी तरह का डैमेज होता है, डैमेज इन्फेक्शन से हो, इन्फ्लामेशन से हो, कोई ट्रॉमा हो या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन हो, तो ये सारे कॉजेज माल एब्जॉर्प्शन को लीड करते हैं। गॉल ब्लैडर का कोई डिजीज हो, लिवर का और पैनक्रियाज का हो, तो एक्वायर्ड कॉजेज में इन्फेक्शियस कॉजेज है जिसके कारण माल एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि HIV रिलेटेड माल एब्जॉर्प्शन होता है। इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस में देखा गया है। पैरासिटिकल इन्फेक्शन जैसे कि टेप वॉर्म, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म और जियार्डियासिस, इन कंडीशंस में ट्रैवलर्स डायरिया, ट्रॉपिकल स्प्रू और विपल्स डिजीज। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के कारण जहाँ हमें माल एब्जॉर्प्शन देखा है, जहाँ ब्लाइंड लूप होता है वहां एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। फिस्टुला डायवर्टिकुलम या कोई स्ट्रक्चर्स। इन्फिल्ट्रेटिव कंडीशन जैसे कि एमाइलोडोसिस, लिम्फोमा, ईसोफिनुक गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इन कंडीशंस में इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज जैसे कि क्रोन्स डिजीज या किसी तरह का रेडिएशन रहा, लॉन्ग एक्सपोजर रहा, या जिसे हम कहते हैं रेडिएशन एंटेराइटिस, इस कंडीशन में माल एब्जॉर्प्शन होता है। या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, तो ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट रहे। बाकी अगर म्यूकोजा में कोई एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि सीलिएक डिजीज में रहता है जहाँ काउ मिल्क इंटॉलरेंस देखा जाता है, या फ्रक्टोज माल एब्जॉर्प्शन देखा जाता है म्यूकोजा में कोई डिफेक्ट रहा, तो कई जगह सोया मिल्क इंटॉलरेंस भी दिखता है। दिस डिपेंड कि म्यूकोजा में कौन सा एंजाइम या कौन सा पार्ट में कोई डिफेक्ट है। स्पेसिफिक एंजाइम्स अगर नहीं है या डेफिशिएंट है, जैसे कि लैक्टेज नहीं है, या इंटेस्टिनल डाइसैकेराइड की डेफिशिएंसी, इंटेस्टिनल एंटरपेप्टिडेज की डेफिशिएंसी है, या सुक्रोज की डेफिशिएंसी है, तो माल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव फेलियर के कारण कई बार स्टमक जो रहता है हमारा, वो एंजाइम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है जो हमारे डाइजेशन के लिए जरूरी है, या वो एंजाइम प्रेजेंट है पर हमारा बॉडी है वो उस एंजाइम के साथ फूड को मिक्स नहीं कर पा रहा है एसिड्स के साथ, ताकि वो आगे डाइजेशन का प्रोसेस ले। तो इन दोनों ही कंडीशन में डाइजेशन पुअर रहेगा और फूड न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो बाइल एसिड माल एब्जॉर्प्शन में या बैक्टीरियल ओवरग्रोथ रहता है तो इंटेस्टिनल फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी में, अगर सीए पैनक्रियाज है, क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो भी एंजाइम्स की फंक्शनिंग बहुत ज्यादा हैम्पर होती है। सोलिंजर एलिसन सिंड्रोम और क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक डायरिया। इसके साथ सर्जिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, जैसे बैरियाटिक सर्जरी हुई है किसी पेशेंट की, या गैस्टेरोटॉमी हुई है, तो इन कंडीशंस में भी एब्जॉर्प्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। प्रोलॉन्ग इनटेक ऑफ अल्कोहल रहा, या प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स रहा, कोई डिजीज जैसे कि टेट्रासाइक्लिन इनमें, या साइकोसोशियो डिसऑर्डर्स से सफर कर रहा है पेशेंट्स, तो भी उसे माल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स आते हैं। और टॉडलर्स डायरिया। तो ये सारे कॉजेस थे कंजेनाइटल एक्वायर्ड जिन कंडीशंस में हमें माल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पर अगर हमारे पास माल एब्जॉर्प्शन का पेशेंट आ रहा है, तो व्हाट शुड बी आवर क्लिनिकल अप्रोच टुवर्ड्स हिम? तो वी हैव टू टेक अ केयरफुल हिस्ट्री कि उसके सिम्टम्स कब से अपेयर होना स्टार्ट हुए हैं, उनका ऑनसेट कैसा रहा,
और उसका डाइट से कैसा रिलेशन रहा, कौन सा फूड इनटेक करने के बाद हर बार सिम्टम्स आए हैं, और अगर पेशेंट ने उस फूड सब्सटेंस को अवॉइड किया है तो क्या उसके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे थे या नहीं। तो कुछ पेरेंट्स रहते हैं बच्चों के जो आते हैं, वो इनका कोरिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं, वो फूड के कारण कोई सिम्टम्स आ रहे हैं इसको जज नहीं कर पाते, या कई बार वो ओवर जज कर लेते हैं, दैट कुड बी अ कोइंसिडेंस कि अदरवाइज उसका गैस्ट्रिक अपसेट है और उसने कोई फूड सब्सटेंस लिया, तो दे ट्राई टू मैच द इंसिडेंसेस। तो माल एब्जॉर्प्शन में यूजुअली ये देखा गया कि जिस फूड सब्सटेंस के कारण आपको तकलीफ हो रही है, तो अगर आप उसको स्किप करते हो तो ऑटोमेटिकली वो सिम्टम्स रिवर्स हो जाते हैं एंड द पेशेंट कम्स टू इट्स नॉर्मल स्टेट। और एवरी टाइम व्हेन ही और शी इनटेक्स दैट स्पेसिफिक कंपोनेंट, और हर बार उन्हें सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट्स क्या क्या लेके आएगा, जैसे कि वाटरी और एसिडिक डायरिया। डायरिया इज द कॉमनेस्ट कंप्लेंट बट इट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। स्टेटोरिया देखने का रहेगा, स्टूल में फैट का कंपोनेंट मिलेगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फाउल स्मेलिंग बल्की स्टूल, मसल वेस्टिंग, पुअर वेट गेन, ग्रोथ रिटार्डेशन। इनमें से ये सारे कंप्लेंट लेके आए, बट मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स इसमें से इंडाइजेशन की भी होती है। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि पेशेंट को माल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम्स है, इंडाइजेशन के हैं या और कोई गैस्ट्रिक कंप्लेंट के हैं, तो उसको जजमेंट को हमें थोड़ा रिफाइंड रखना पड़ता है अपना। सिम्टम्स बेस्ड डायग्नोसिस स्टैब्लिश करने की कोशिश की है मैंने, कि बेसिकली सिम्टम्स कब आते हैं कि एक तो वो न्यूट्रिएंट, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो वो अनडाइजेस्टेड ही हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है, उसके सिम्टम्स आते हैं। और जो वो सब्सटेंस हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो उसकी कमी के कारण, उसकी डेफिशिएंसी के कारण जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ये दोनों ही सिम्टम्स माल एब्जॉर्प्शन की कंडीशन में हमें देखने को मिलते हैं। माल एब्जॉर्प्शन कई बार इन फीमेल्स, अगर वो माल एब्जॉर्प्शन को सफर कर रही है तो उनके पीरियड में इरेगुलरिटी आ सकती है। चिल्ड्रन है, अगर वो माल एब्जॉर्प्शन को सफर कर रहे हैं तो वो फूड इनटेक अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है, और फूड अवॉइड करने के कारण उनका ग्रोथ उतना प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इस केसेस में हम फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल, लूजनेस, क्वांटिटी और कलर ऑफ स्टूल के बेसिस पे हम ये डायग्नोस कर पाते हैं कि किस सब्सटेंस का माल एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो रहा है। जैसे कि अगर फैट माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी में, which is the most common type of malabsorption which is seen, तो यहाँ पे फैट का एसिमिलेशन नहीं हो पाता है क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम पर सिक्रीशन नहीं होता है और बाइल एसिड्स के लेवल भी कम रहते हैं। तो फैट माल एब्जॉर्प्शन के पेशेंट में हमें देखेंगे लाइट कलर्ड फाउल स्मेलिंग स्टूल, and the stool is soft and bulky. The patient says कि it floats and it is very difficult to flush. तो and it is usually associated with vocarious appetite, क्योंकि फैट निकल जा रहा है बॉडी से, एपेटाइट पेशेंट का उतना ही ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो अगर ऐसे जीआईटी के कंप्लेंट्स आता है तो माल एब्जॉर्प्शन में फैट माल एब्जॉर्प्शन है, ये हम जज कर सकते हैं। सेम कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन में, जो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली सुक्रेज रहता है हमारा, ग्लूकोज, और ये तो जब ये एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है बॉडी में, तो ये जो शुगर है जो अनएब्जॉर्ब्ड है ये बॉडी में है, तो इसके कारण जो कंप्लेंट्स हो रही है, तो जो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे स्टूल को एसिडिक बना देता है एंड इट कॉजेस फ्लैचुलेंस। उसके कारण एब्डोमिनल डिस्टेंशन और डिस्कम्फर्ट रहता है। कई पेशेंट्स में पेरिनियल बर्निंग देखने को मिलती है। ऑस्मोटिक डायरिया इज ऑल्सो वेरी मच एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन। कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन में एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन देखने को मिलेंगे, डायरिया और समटाइम्स हेडेक। इतना गैसियस डिस्टेंशन रहेगा कि पेशेंट फूड इनटेक को अवॉइड करता है। ग्लूटेन एंटेरोपैथी में यहाँ पे एनोरेक्सिया और डिजिटल क्लबिंग भी हमें पेशेंट में देखने को मिलेगी। प्रोटीन माल एब्जॉर्प्शन में यूजुअली डाइटरी प्रोटीन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी,
पर कुछ केसेस जहाँ पे हमारा सीरम एल्ब्यूमिन का लेवल कम रहता है, अगर हमारा इनटेक प्रोटीन का कम है या हमारा इनटेक प्रॉपर है, बॉडी उसको एसिमिलेट नहीं कर पा रही है, या किसी और रीजन के कारण हमें प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी डेवलप कर ली कि प्रोटीन किसी भी फॉर्म में बॉडी से बाहर जा रहा है। इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज में, लिवर और रीनल डिजीजेस में, इनमें भी प्रोटीन का लेवल हमें कम दिखेगा। तो जब प्रोटीन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो हमें फटीग और वीकनेस के सिम्टम्स आते हैं, रिकरेंट वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं, थ्रिनिंग और ब्रेकिंग ऑफ हेयर्स रहेगी। हेयर्स और नेल्स ये दोनों टारगेटेड रहते हैं क्योंकि दे बोथ रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रोटीन। मूड चेंजेस और इरिटेबिलिटी भी हमें देखने को मिलती है। प्रोटीन लॉस होता है तो पेशेंट क्रेव्स फॉर रिच फूड, स्पेशली फूड्स रिच इन प्रोटीन। ज्यादा प्रोटीन लॉस के बाद या डेफिशिएंसी पे फ्लूइड रिटेंशन और एडिमा दिखता है, जिससे यूजुअली पेशेंट मैनिफेस्ट करता है स्वेलिंग के जैसे। तो फिर हमें उसे चेक करना पड़ता है कि वो स्वेलिंग है कि एडिमा है। विटामिन का माल एब्जॉर्प्शन होता है तो हमें अनीमिया के सिम्टम्स दिखेंगे, माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स दिखेंगे, लो ब्लड प्रेशर, वेट लॉस और मसल वेस्टिंग। तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी एक कंपोनेंट के एब्जॉर्ब नहीं होने से वी कैन लैंड इनटू मल्टीपल सिम्टम्स एंड मल्टीपल प्रॉब्लम्स। बाकी सिम्टम्स जो माल न्यूट्रिशन और माल एब्जॉर्प्शन दोनों में देखे गए हैं वो है कि पेशेंट का वेट और उसकी ग्रोथ, इन दोनों में प्रॉब्लम्स देखती जाती है। फेलियर ऑफ थ्राइव जो बहुत ही कॉमन टर्म यूज करते हैं हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लिए, और एनोरेक्सिया, ये सारे सिम्टम्स ही हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं। ये चार्ट बनाया हुआ है कि जिसपे आप देखेंगे प्रोटीन की डेफिशिएंसी से वेस्टिंग और एडिमा दिखेगा, मसल वेस्टिंग है ये। कार्बोहाइड्रेट और फैट की डेफिशिएंसी सॉरी माल एब्जॉर्प्शन में हमें डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, ब्लोटिंग, वेट लॉस और ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगी। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के माल एब्जॉर्प्शन में हमें डायरिया और डिहाइड्रेशन दिखेंगे। आयरन के माल एब्जॉर्प्शन पे हमें अनीमिया, चेलियोसिस, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी में हमें दिखेंगे बोनी पेन, फ्रैक्चर्स एंड टिटैनी। मैग्नीशियम में पैरास्थेसिस और टिटैनी। विटामिन B12 और फोलेट में अनीमिया, ग्लोसाइटिस, चेलियोसिस, अटेक्सिया। विटामिन ई में भी अटेक्सिया और रेटाइनोपैथी। विटामिन ए में नाइट ब्लाइंडनेस, जेरोप्थेल्मिया, हाइपरकेरोटोसिस। विटामिन के में एक्जिमोसिस, राइबोफ्लेविन में एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जिंक में डर्मेटाइटिस, सेलेनियम में कार्डियोमायोपैथी, और एसेंशियल फैटी एसिड्स की माल एब्जॉर्प्शन में हमें डर्मेटाइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब हमें जब इन्वेस्टिगेट कराना पड़ा कि अगर हम सिम्टम्स बेस्ड इनको नहीं डायग्नोस कर पा रहे हैं तो कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो कंफर्म करते हैं माल एब्जॉर्प्शन को। पहले फैट माल एब्जॉर्प्शन के लिए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है जिसे कहते हैं हम स्पॉट टेस्ट। तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल इज मिक्स्ड विद सुडान 3 रेड स्टेन, और इसको मिक्स करने के बाद इजीली स्टूल में से फैट ड्रॉपलेट्स है वो सेपरेट हो जाते हैं, तो दैट आर विजिबली आइडेंटिफाइड, और this is very rapid and inexpensive test and it gives a confirmatory diagnosis. और फैट के लिए एक और है कि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल विद द एज और द टाइप ऑफ फैट द पर्सन इज कैरिंग, उसका एसिमिलेशन डिपेंड करता है। जैसे कि अगर प्री मेच्योर इन्फेंट है तो वो जितना भी डाइटरी फैट लेता है उसका 65 to 75% ही एब्जॉर्ब कर पाता है। एक फुल टर्म इन्फेंट है वो अपने डाइटरी फैट का 90% लेता है, और एडल्ट और ओल्डर चिल्ड्रन है वो जितना भी फैट लेते हैं उसका 95% वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और कंटेंट ऑफ फैट जिसमें रहता है, जैसे कि ह्यूमन मिल्क फैट है वो सबसे बेस्ट फॉर्म में हम एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसके बाद वेजिटेबल फैट, और लास्ट में जो बटर फैट रहता है। इसीलिए बटर और ग्रीसी सब्सटेंस को भी ट्राई टू अवॉइड की, that is very very difficult to absorb. Gluten sensitive enteropathy is not always associated with fat in stool. This is a very common myth कि कुछ भी अगर डाइजेशन नहीं कर पा रहे तो इतना ग्लूटेन और ग्लूटेन फ्री का ट्रेंड चल गया कि विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट कंफर्म्स द डायग्नोसिस।
अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कार्बोहाइड्रेट के लिए जो होता है, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट इज नॉट डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब, तो वो डिग्रेडेशन के प्रोसेस को अंडरगो करता है आफ्टर रीचिंग टू कोलोन, और वहां पे दिस डिग्रेडेड कार्बोहाइड्रेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड फैटी एसिड्स. तो लो pH of stool, if it is lower than 5.6, it suggests the presence of carbohydrate malabsorption in the body. और D-xylose टेस्ट होता है जहां पे 25 grams of oral D-xylose is given to the patient, और ये D-xylose ब्लड में एब्जॉर्ब होके स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू जाता है, किडनी पे जाता है, एंड इट शुड एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन. तो इफ वी कलेक्ट 5 hours urine and if D-xylose level is less than 4.5 gram, so this suggests an abnormal finding or confirms pyrolutic stenosis or any of the reason for carbohydrate malabsorption. एक ब्रेड टेस्ट बहुत कॉमन टेस्ट है. जब ये कार्बोहाइड्रेट डिग्रेड होता है तो कहीं ना कहीं उसमें हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हो जाता है. ये हाइड्रोजन गैस जो होती है दिस रिलीजेस थ्रू माउथ और थ्रू नोज, इसके हार्ट. तो जब हम टेस्ट करते हैं तो हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन, इफ इट इज greater than 20 ppm from the baseline, it confirms that the patient is suffering from carbohydrate malabsorption. ब्लड टेस्ट होते हैं विटामिन डेफिशिएंसीज के लिए या एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी के लिए. पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का लेवल चेक करने के लिए भी हम ब्लड टेस्ट कराते हैं. विटामिन B12 के मालएब्जॉर्प्शन के लिए शिलिंग टेस्ट यूज करते हैं हम. सीरम एल्ब्यूमिन डिटर्मिनेशन कर लेते हैं कि बॉडी में प्रोटीन कितना है या किस फॉर्म में लॉस हो रहा है. सीरम इम्यूनोग्लोबिन भी प्रोटीन लेवल्स बताते हैं. बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट होता है, यूजुअली सीवियर सिम्टम्स में ही इसको करते हैं. वो होता है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी. इस एंडोस्कोपी से हम एक बायोप्सी का स्मॉल पीस निकाल के उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो कंफर्मेटरी रिपोर्ट देता है हमें कि किस फॉर्म ऑफ माल एब्जॉर्प्शन पेशेंट को सफर कर हो रहा है. और इस बायोप्सी से ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी भी कंफर्म कर सकते हैं, कंजेनिटल माइक्रोवेलस इंक्लूजन डिजीज और इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स. इमेजिंग प्रोसेस का बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रोल नहीं है सीटी या एमआरआई के, बट इट ओनली हेल्प्स कि लीजन एब्डोमेन में किस पार्ट में है, कहाँ परेशानी है. इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी भी हमें पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर और किडनी में कोई और एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है, इसको फाइंड आउट करने में हेल्पफुल करती है. बेरियम कॉन्ट्रास्ट हम यूज कर सकते हैं जहां हमें डाउट होता है इंटेस्टिनल माल रोटेशन का या इनकम्प्लीट वॉवल ऑब्स्ट्रक्शन का. माल एब्जॉर्प्शन के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस यूजुअली देखे गए हैं वो होते हैं अनीमिया, डायरिया लीडिंग टू डिहाइड्रेशन, weight loss, and there are very high chances of infection. अब पेशेंट अगर हमारे पास आ रहा है तो ट्रीटमेंट being homeopath, we always try to give the exact minimum and we try to follow the rules of homeopathy. पर जनरल मैनेजमेंट के लिए पहले तो हमें अंडरलाइंग कॉज फाइंड करना रहता है माल एब्जॉर्प्शन का, और उसको ट्रीट करना हमारा टारगेट रहता है. डायरिया को कंट्रोल करना है एंड वी शुड बी एबल टू चेक द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन कि पेशेंट बहुत ज्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन की स्टेट में तो नहीं जा रहा है. बाकी जो भी ट्रबल कॉजिंग फूड कंपोनेंट्स है उनको अवॉइड करना है. डाइटरी चेंजेस अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल पेशेंट्स नीड लेने हैं. लैक्टोज इंटॉलरेंस में लैक्टेज एंजाइम के टैबलेट्स दिए जाते हैं पेशेंट को, और जो भी एंजाइम की डेफिशिएंसी है उस एंजाइम के सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं. विटामिन की डेफिशिएंसी में मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स पेशेंट को एडवाइस करते हैं. होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग, जहां हम ये अंडरस्टैंडिंग इज लाइक कॉमन फॉर ऑल द डिजीजेस व्हिच वी सी. तो होम्योपैथी में हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है कि वी ट्रीट द इंडिविजुअल, वी ट्रीट द मैन, एंड वी ट्रीट द मैन नॉट द डिजीज. तो उस इंडिविजुअल और मैन को वी नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर वी ट्रीट हिम. और हम ट्रीट कर रहे हैं तो वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट कि वो हम क्योर कर रहे हैं कि कहीं हम
किसी कंडीशन को सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में ही सिम्टम्स इनिशियली बेटर होते दिखते हैं। तो इसके लिए हमें फॉलो करना है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर विच इज बीइंग टॉट लाइक एवरी ईयर। तो इसको फॉलो करना है, उस हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करते हुए वी शुड सिलेक्ट द करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलम फॉर द पेशेंट, keeping our prime aim ki we should stimulate and revive the vital force which will improve the immunity and the health status of the patient. यूजुअली अगर हम रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं या हमारा डायरेक्शन ऑफ क्योर सही नहीं जा रहा, तो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स जो बहुत ही कॉमनली हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखने को मिलते हैं कि अगर पेशेंट को अस्थमा था और अब उसे अर्थराइटिस है, तो कहीं ना कहीं ये गलत डायरेक्शन में ट्रीटमेंट हो रहा है। या पेशेंट को लंबैगो और सियाटिका था और अब वो पेशेंट डेवलप कर रहा है हाई बीपी या कोई कार्डियक इशू, तो पेशेंट तो ये नहीं समझ पाता, पेशेंट को लगता है कि चलो सियाटिका तो वो लगता है, अब ये बीपी की मुझे एक अलग प्रॉब्लम हो गई। पर हम तो इतने जजमेंटल हैं कि हम समझ पाए कि कहीं हमारी दवाइयां तो गलत डायरेक्शन में नहीं जा रही है। इसी के साथ लंबर स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट है, अगर वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अटेंड कर रहा है, तो ये तो और ऊपर की तरफ डिजीज जा रहा है, तो भी ये नहीं है। और अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, वो आगे जाके गिडिनेस या वर्टिगो की कंडीशन को डेवलप कर पा रहा है, तो भी गलत डायरेक्शन का ट्रीटमेंट है। तो we should always understand the basic phenomena of acting in the basic mechanism which is present. और we should always first probe कि इस प्रॉब्लम का कॉज क्या है या एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं। यूजुअली जैसे कि प्रोटीन डिसबैलेंस के लिए मैं बताती हूँ, प्रोटीन डिसबैलेंस अगर पेशेंट में है तो कहीं ना कहीं उसमें इमोशनल अपसेट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो आप इंक्वायर कर सकते हैं उसके ग्रीफ के बारे में, एंगर के बारे में, या किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट, फाइनेंशियल, पर्सनल, फैमिली, किसी भी तरह का है, उसको इंक्वायर कर सकते हैं। अगर वैक्सीन का इंटेक है, वैक्सीन भी इम्यूनोग्लोबिन से, तो वो भी प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट, यूजुअली एंटीबायोटिक के साथ एलोपैथिक डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते ही हैं प्रोबायोटिक्स ऐसी कोई दवाई जिससे गैस्ट्रिक फ्लोरा डिस्टर्ब ना हो। तो लंबा एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट भी लेता है पेशेंट, तो कहीं ना कहीं उसका प्रोटीन लॉस भी होता है। जैसे कि हम देखेंगे अगर ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है और उन्होंने पूरा एटीटी का ट्रीटमेंट लिया है लंबा, तो कहीं ना कहीं उनका प्रोटीन बॉडी का शेड होता है। अगर कोई वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फिर मैं एग्जांपल दूंगी ट्यूबरक्लोसिस का ही, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वो बॉडी के प्रोटीन को खा लेता है। जैसे वायरल में आप देखिए, अभी ये जो कोविड था हमारा, कोविड जितने बार भी हुआ, यूजुअली लोगों को मसल वेस्टिंग या वेट लॉस देखने को मिला, तो उनका प्रोटीन है दैट वाज ईटन अप बाय द वायरस। तो प्रोटीन लॉस बहुत स्पेसिफिक दिखता है कई बीमारियों में। किसी तरह का एनिमल या इंसेक्ट बाइट रहा या कोई पॉइजनिंग का एपिसोड रहा, तो भी प्रोटीन बॉडी से लॉस होता है। या किसी तरह की डीप टिश्यू इंजुरी रही, तो मसल में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो लूज हो जाता है। माइजम की बात कर रहे थे हम, तो किस टाइप का डिजीज है या किस टाइप के सिम्टम्स है, वो हमें हेल्प करते हैं असेस करने के लिए माइजम के लिए। और जब तक हम माइजम को कंसीडर नहीं करेंगे, तब तक हम एक राइट सिमिलम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो माइजम को सिलेक्ट करने पे वी आर बेटर एबल टू डिसाइड कौन सिमिलर माइजम की मेडिसिन देने के लिए उसकी पोटेंसी और उस मेडिसिन का कितना रिपीटेशन करना है, वो हमें माइजम ही एक्सप्लेन कर पाता है बहुत अच्छे से। तो अगर डिजीज में फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन है या इन्फ्लामेशन मिला है, तो वो इंडिकेट करता है सोरामाइजम का प्रेजेंस। अगर डिजीज है जहाँ पे एक्यूमुलेशन, थिकनिंग या कोई ओवर ग्रोथ दिख रही है, तो वो इंडिकेट करता है साइकोसिस माइजम का प्रेजेंस। इसके अलावा अगर डिजीज है जहाँ डिस्टॉर्शन या डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है, वहां पे सिफिलिस माइजम का प्रेजेंस हमें दिखेगा। इसके अकॉर्डिंगली हम अपनी मेडिसिन सिलेक्शन कर सकते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि बिना कॉज के कुछ नहीं होता। जो कॉज और एलिमेंट के पीछे हम इतनी मेहनत करते हैं, केस टेकिंग करते हैं,
तो एक इंडिविजुअल है जो हम माल एब्जॉर्प्शन में कह रहे हैं कि भाई डाइट तो उसका प्रॉपर नहीं है कुछ, तो इंडिविजुअल्स है जो बहुत ही हेल्दी डाइट ले रहे हैं, बैलेंस्ड फूड ले रहे हैं, पर वो भी कहीं ना कहीं बीमार पड़ते हैं या उनको भी गैस्ट्रिक अपसेट होता है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर डाइटरी रिलेटेड भी है तो वो कह रहे हैं कि खाना पीना मेरा बहुत अच्छा है पर मुझे ये परेशानी है। तो कहीं ना कहीं अब हमें कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बात करने की जरूरत पड़ती है जब हम पेशेंट का डिटेल्ड केस टेकिंग करते हैं। तो जो कंटेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा ऑर्गन पेशेंट का अफेक्ट हो रहा है। तो जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अपने मिनिमम मोड में रन करेगा। आप देखेंगे कि अगर हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में या स्ट्रेस में, तो यूजुअली हमारी एपेटाइट कम हो जाती है क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करना कम कर देता है। तो ये होता है एक साइकी ब्रेन ऑर्गन का चेन। मतलब कॉन्फ्लिक्ट आपके साइकी में आया, वो आपके इमोशंस में आया कॉन्फ्लिक्ट, आपको कोई बात बुरी लग गई, फिर वो ब्रेन तक जाती है, फिर ब्रेन जो है वो अपनी एक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्ब साइकी। और फिर वो ब्रेन जो फंक्शन या ऑर्डर देता है ऑर्गन को, जो ऑर्गन हमारा वर्क कर रहा है, फिर उस स्पेसिफिक ऑर्गन में प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो कुछ रूब्रिक्स हैं, बेसिकली आई हैव नॉट वर्कड वेरी वेल ऑन द रिपर्टरी पार्ट, पर ये रूब्रिक्स है जो स्टेटोरिया के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि स्टूल फैटी और ग्रीसी, स्टूल फैटी ग्रीसी, ऑयल लुकिंग फीकल, स्टूल फैटी ग्रीसी और पार्टिकल्स, स्टूल ओडर ऑफेंसिव। एक ये रिपर्टोरियल शीट है जहाँ पे हमने 4 सिम्टम्स लिए हैं। स्टूल ओडर ऑफेंसिव, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, और जनरलिटीज में न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंस, डेवलपमेंट टार्डी, और स्टूल फैटी ग्रीसी। तो इसमें कल्केरिया, सिलिशिया, कॉस्टिकम, नेट्रोम्यूर, कई मेडिसिन आ रही है। तो थोड़ा सा थेरेपेटिक्स पार्ट पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो होम्योपैथिक रेमेडीज जो है, जो कॉमनली हम माल एब्जॉर्प्शन में प्रेस्क्राइब करते हैं, उसमें है फर्स्ट रेमेडी चाइना। चाइना में डायरिया है विथ मार्क्ड वीकनेस। तो चाइना तो हमारी मदर मेडिसिन है। तो this is medicine is very useful in cases where diarrhea is marked with loose, watery, profuse, frequent stool and passed along with much gas. तो गैस भी है, डायरिया भी है और वीकनेस भी है। The stool can be frothy and can have an offensive smell. The stool occurs especially after eating, which is followed by marked weakness and there is severe weight loss. तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को तो वहाँ एक्सेसिव गैस रहेगी एब्डोमेन में, डिस्टेंशन रहेगा, ब्लोटिंग रहेगी, चाइल्ड में अपीयर एनेमिक। सेकेंड रेमेडी इज एलोस, जहाँ पे द स्टूल इज वाटरी, लंपी and the patient needs to go to toilet soon after eating or drinking anything, especially in summers. Sometimes mucus passes in the stool. There is cramp in the abdomen before and after the stool. Or one more symptom is that there is constant bearing down sensation in the rectum. In Lycopodium, it is very effective medicine in cases of gas and abdominal bloating. The persons feel fullness and he is not able to eat anything because of this bloating in the abdominal, and there is rumbling and croaking, rattling in the abdomen. Patient may have burning pain in the stomach. Arsenic album, which is a very good remedy, yeah, which is given for managing tiredness, fatigue. Diarrhea is in arsenic is with copious stool and highly offensive odor, and the person has gone through extreme weight loss. फेरम फॉस बेसिकली जो एनेमिक पेशेंट है, जहाँ विटामिन का माल एब्जॉर्प्शन होता है, वहां देखने को मिलता है। द फेस ऑफ द पेशेंट अपीयर्स पेल एंड अर्दी. There is marked weakness both on the mental and physical sphere, and the patient has aversion to do any exertion and is accompanied by thinning and weight loss, and anorexia is also present in patients of ferrum fall. पल्सिटिला, जहाँ पे एक्सेसिव फैटी फूड के कंजम्पशन के बाद प्रॉब्लम्स आ रही है, लूज टूल्स आ रहे हैं और या एक्सेसिव गैस्ट्रिक ट्रबल रहा है, यहाँ पल्सिटिला देते हैं, जहाँ थर्स्ट एब्सेंट रहती है पेशेंट को एंड द माउथ इज एक्सट्रीमली ड्राई। नक्स वोमिका, जो ऑलमोस्ट ऑल गैस्ट्रिक स्टमक कंप्लेंट्स में हम प्रिस्क्राइब करते हैं,
यहाँ पेशेंट को हार्टबर्न का कंप्लेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन का, इंडाइजेशन का, और ब्लोटिंग रहेगी विद द सेंस ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग अ हेवी मील। एब्रोटेनम मैरस्मस वाले बच्चों को दिया जाता है, स्पेशली जहाँ लेग्स का मैरस्मस रहेगा इन बच्चों का, ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ प्रोटीन और द फैट। स्किन उनका फ्लैबी रहता है और लूजली हैंग होता है, उनमें स्टिफनेस नहीं रहती। देयर इज emaciation of lower extremities. Constipation and diarrhea alternate and the food is passed undigested. There is great weakness and prostration with ravenous appetite, and emaciation is very mildly seen in these patients. Abdomen ka distension is a keynote for patients of abrotenum. Argentum nitricum हम देते हैं where the child has a withered or old looking face, and the patient craves for sugars, but this causes diarrhea. Belching की complaints बहुत ज्यादा पेशेंट में रहती है, and there is great weakness of lower extremities. कलकेरिया कार्ब जो बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब करी जाती है बच्चों में, तो यहाँ जो चाइल्ड है या पेशेंट है, he catches cold very easily, or there is a lot of sweat on the head, and the head sweat wets the pillow. और ओबेसिटी का टेंडेंसी रहता है इन पेशेंट में, डाइजेस्टिव सिस्टम काफी वीक रहता है, देयर इज रिगर्जिटेशन ऑफ सार सब्सटेंस, एंड डायरिया इज आल्सो ऑफ सार स्टूल. Calcarea falls, which is also very effective remedy for any defective nutrition, and it is prescribed to any age group, whether childhood, puberty, or old age. Patient also have a predisposition to glandular and bony diseases. There is slow development of teeth and defective bony development. Child has open fontanelles, weak spine, which is disposed to have curvatures. Iodum is also very good remedy, because when you see the patient is eating very well, but he is losing flesh, and there is hypertrophy and induration of glandular tissue as well. So iodum is a very powerful remedy, and it has powers to retain the ability of absorption. Natramure, basically it is suited to catic persons, old people, teething children, and anemic chlorotic people. There is great emaciation in patients of natramure. There is losing of flesh while living well, and emaciation is notable in the area neck region. There is great weakness and weariness in the patients of natramure. Cilicia का line ही लिखी हुई है, imperfect assimilation and consequent defective nutrition. So this is very indicative medicine in patients of malabsorption. Cilicia के patient में distended abdomen दिखेगा with weakness of ankles, and the child is slow to learn or slow to start the process of walking. There is fine dry skin and paleness of face with weaken and lax muscles. In patient of cilicia, there is sweat of hand and toes, feet, and axilla, which is very offensive. So these were the medicines, and I'm over with my content. If there is any query or doubt, you may ask. थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे तरीके से आपने सब कुछ बता दिया। और हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर हैं DHM के मेंबर्स या जो भी नए व्यक्ति हैं, अगर कोई मैम से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछ लें। मैम, आपके लिए एक क्वेश्चन हमारे एक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर KS वर्मा सर, उनकी तरफ से एक क्वेश्चन आया है रिगार्डिंग द ग्रेनुलोमेटस लीजन्स या ग्रेनुलोमेटस जो डिजीज होती है इंटेस्टाइन की, उसके अंदर कुछ एब्जॉर्प्शन की जो लिक्विड एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से कुछ डेथ हो सकती है। डज इट इंक्लूड एक्सेसिव लिक्विड एब्जॉर्प्शन लीडिंग टू डेथ, स्टिल नो मूवमेंट ऑफ फूड इनटेक आल्सो? और ऐसा उन्होंने रिजल्ट अच्छा, ये सीधे क्वेश्चन मैं अभी चैट बॉक्स में पढ़ जी पा रही हूँ इनका जी क्वेश्चन. जी
सर डेथ के चांसेस तो नहीं है, तो एक्चुअली माल एब्जॉर्प्शन इज नॉट अ सडन प्रोसेस, जी लाइक स्लोली एंड माल एब्जॉर्प्शन भी ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एक कंटेंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो जैसे कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की सीलियाज है या उनका लेवल है, कोई अग्रेनुलाइज साइट है, मतलब उस पार्ट में सेल्स ही नहीं है जो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो कितना लेवल पे सेल्स की कमी है या कितने लेवल पे एंजाइम्स की कमी है, उसके ऊपर सिम्टम्स डिपेंड करते हैं। कितना उस फूड का इंटेक है उसके ऊपर सिम्टम्स डिपेंड करते हैं, एंड इट इज अ वेरी स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस। काफी टाइम तक बॉडी ट्राई करती है उसको एडजस्ट करने की किसी भी फॉर्म में उस फूड को डाइजेस्ट करने की, अनडाइजेस्टेड ही उसको एक्सपेल करने के लिए। तो इट इज नेवर वेरी सडन in death, or this is, I don't think it is recommended, but for this granuloma malabsorption I need to study more on this topic. May I, Madam, जी in this case, hello. Yes sir, जी I'm सर able to जी Sir, my question is, in this case, the patient was diagnosed with Wegener's lesions in the intestinal tract. And because of these lesions, the liquid malabsorption is speculated. And that's for that reason, the movement of the content eaten is not processing. That is, peristalsis is hampered. And this results in constipation rather, not diarrhea. So what I understood from your question is कि patient has difficulty in absorbing liquids but is able to take solids, is it? No. Food he takes all right, but in the digestive process, the liquid is absorbed excessively, so that sufficient liquid is not left in the intestinal tract. And the movement of the food stuff is slowed down. He has a feeling as if the stomach is heavy, dead, and slow. There is no movement. And the patient has severe constipation because of this reason. Okay, I think the patient wants to try कि peristaltic movement भी उसका slow है, and there is dryness in the intestinal area जब वाटर का एब्जॉर्प्शन इतना ज्यादा हो रहा है। जी जी, तो सर वी हैव गॉट वेरी नाइस मेडिसिन जिसमें हम इंडिकेट ही करते हैं कि वाटर डाइजेशन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम व्हाइट सॉलिड्स द पेशेंट कैन टेक इजीली, एंड यू कैन एडवाइस हिम टू टेक मोर ऑफ वाटर। इफ he increases the intake of water, I think it might be helpful with homeopathic medicines. No, I have tried many medicines in this case. Even physostigma, even platinum, and opium, iodium, so many medicines have been tried. That explained so nicely about this process and about to overcome this sort of deficiency. But the patient is not able to pick up. I don't know whether it is beyond recovery or what has happened. I don't know. Okay, sir, it would be like with this few information, I won't be able to give you a exact like any Okay, specific. madam, I'll send you details on your email if you Fine. please allow me. Yeah. What is the age of patient, sir? The age of the patient is around 35 years of age. 35. Okay. There Actually, might be any conflict present, sir. yes, there is no doubt. Yeah. There is no doubt. He has some disagreement with the parents, and that feeling he has still even today. But even after considering all these conflicts, no solution, no improvement, and no change in the condition of the patient. Okay, sir, I'll see how can I help you, sir. I'll see. So, sir, ma'am, if you permit me, I will put you on your email. I'll give you the details of the patient. Fine, sir, And fine. I'll have a look and we'll get back to you. What can I do for you? okay. Thank you very much, madam. Okay, Thank sir. you. Thank you.
थैंक यू सर। और मेरी Okay. तरफ से जो ग्रेनुलोमेटस की वजह से जो माल एब्जॉर्प्शन हो रहे हैं, और जी। अगर ऐसे इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो सर आप एक बार ट्यूबरकुलिनम या बेसिलिनम को पढ़ करके देखें, अगर उनके हार्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो। क्योंकि जो भी पैथोलॉजी है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, मतलब एक जो होम्योपैथी की साइंस है, वो आजकल एक कॉन्फ्लिक्ट बेस पे चलने लगी है। और बहुत अच्छी बात है कि आपने कॉन्फ्लिक्ट निकाल करके आप डिजीज को ठीक रखेंगे। लेकिन Okay, अभी sir. तक भी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट आपके किस ऑर्गन पे जाकर के हर्ट करेगा, या कौन सी उसकी Hmm. पैथोलॉजी डेवलप करेगा, क्यों See, Sama, ग्रेनुलोमा बन on जाएगा। this topic of conflict, I would like to say, sir, that जी। conflict I is present, but it helps us to get into the case हाँ बस, exactly. हाँ no से, हाँ doubt, सिर्फ मेडिसिन, Like, no it doubt, gives us madam. a way. और जी। I fully agree with you. जी। I also work on this mental and emotional plane, जी। and whatever you are saying is has a reason to believe. Now, actually, what is happening in this case is the this fellow had developed diarrhea at the age of 14 or 15 years, and ओके। that stool was black, not exactly black, but like chocolate colored. The diarrhea was treated by some very senior doctor. Now he is no more. Praful Vijayakar, sir. He had given him phosphorus at that stage at that time. But somehow this fellow developed, and later on he was diagnosed with Wegener's lesions in the intestinal tract, leading to this granulomatous malabsorption of liquids. I will give you, I will ओके email you. सर, Sir. हाँ अच्छा, कैसे आप इसको डिस्कशन कर सकते हैं, मैम का मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, और आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और ठीक थैंक यू, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, और केस बहुत बढ़िया होगा जहां तक मैं इसको एज्यूम कर पा रहा हूँ। हमें देखना होता है कि पैथोलॉजी कहाँ पर है, कहाँ गई है, और कहाँ तक पहुंचने वाली है, और उसके बिल्कुल हिसाब सर, से जो भी आपको सिमिलम मिले वो आप ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल बाकी मैम सर, का नंबर आपको मैं शेयर कर दूंगा सर। थैंक यू सो बिल्कुल मच। सर। थैंक जी। यू वेरी मच सर, थैंक जी। यू, थैंक यू वेरी मच मैम सर। एक क्वेश्चन और है हमारे डीएचएम मेंबर की तरफ से। मैम, एक्सप्लेन मेडिसिन वेरी वेल, बट आई वांट टू नो इफ ए चाइल्ड और ए पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी सिम्टम्स एंड जस्ट कम फॉर सम हेल्थ बूस्टर्स, सो आर वी हैविंग एनी सच मेडिसिन्स लाइक न्यूट्रास्यूटिकल्स। नहीं, मैं भी बेसिकली पीडियाट्रिक पेशेंट्स को डील करती हूँ सर। पेरेंट्स आते हैं कि कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चे को दे दीजिए, बार-बार बीमार होता है। तो वी हैव constitutional remedies we can prescribe, but only prescribing the exact constitutional will be helpful. Otherwise, like there are many mindsets of homeopaths, and I think everyone is doing very well, and everyone is sitting in the clinic to serve the patients. So they are different concepts, but if there is no symptom and the patient is doing very well, so I don't think there is any need of any medicinal intervention. थैंक यू मैम। और जहाँ तक न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड की कैटेगरी में आता है, और जो फूड है उसको आप कैसे भी एडवाइस कर सकते हैं, और बेसिकली एडवाइस करना होता है कि आपको क्या नहीं खाना है। क्योंकि खाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ना खाने के लिए उससे भी ज्यादा बहुत कुछ है ज़्यादा हमारे है। पास। तो क्या नहीं खाना है, ये हमें जरूर ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच मैम। मैं चाहता हूँ हमारे जो प्रेसिडेंट मैम हैं वो आपको एक छोटे से सर्टिफिकेट दें, और आपके लिए कुछ दो शब्द हैं। डॉक्टर श्वेता सिंह मैम। Thank you, Dr. Deepak. And Dr. Ritu, it was a very wonderful lecture from your side, and I really enjoyed it. And it was very insightful and interesting, and you have kept all the remedies in a very elaborative way. That was so nice. So thank you for presenting your work here. Thank you. Yeah, थैंक यू thank you मैम, so थैंक much यू for सो your मच। patience for listening. जी। Thank you. डॉक्टर कल्पना I हमारे also साथ had a हैं। wonderful experience. It was my first time to present something at this platform, and it was very great to have you all. We थैंक will यू have मैम। you डॉक्टर again. कल्पना हमारी Yes. ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है मैम। डॉक्टर कल्पना, आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग मैम, आपका सेमिनार वाकई बहुत वंडरफुल था और एजुकेशनल था। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. थैंक यू मैम। और अब हम दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक छोटा सा एक सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन दे रहे हैं। इसकी जो कॉपी है वो आपको हम ईमेल और व्हाट्सएप पे भी इसकी पीडीएफ भेज देंगे।
सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया और माल एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, खासकर आज की जहाँ पे हम लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम डिजीज लाइफस्टाइल की तरफ जाती जा रही हैं। तो उसमें माल एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन जो कॉम्बिनेशन हैं, ये बहुत जरूरी है हमें इसको समझना, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारे सिर्फ खाने पीने से ही ठीक हो सकती हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि क्या नहीं खाना है, ये हमें इस समय ज्यादा जरूरी है सोच विचार करना कि क्या नहीं खाना है। सो थैंक यू सो मच मैम। और आगे भी हम जब भी कभी डीएचएमए में कोई फिजिकल सीएमई होगी तो आपको जरूर इनवाइट करेंगे मैम। बिल्कुल सो ओके थैंक यू सर, सो आई मच मैम। श्योरली कम। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। Right. डॉक्टर श्वेता मैम, मीटिंग एंड करें मैम? Yes, sir. Please. ओके, थैंक यू। सभी लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।